हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेज में। मैं हूं इमरान सर और आज हम ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं जो कि 12th क्लास का है। और आपका ये जो है 2026 में जो एग्जाम होगा तो हमने पूरे सिलेबस से कुछ क्वेश्चन को अलग किए हैं जो कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और इसके ऑप्शन पर हम जो है चर्चा भी किए हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर बच्चा, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि कोलकाता है ना, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? पत्तन, पत्तन का मतलब होता है जब बिजनेस और व्यापार किया जाता है किसी नदी के किनारे से तो वहां पर बंदरगाह बनाया जाता है और उसके बगल में गुदाम बनाया जाता है जो वस्तु को उतारा और उसको जो है लादा जाता है, जिसको कि लोड और अनलोड भी हम लोग बोलते हैं, वो किया जाता है। तो कह रहा है कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली, क्योंकि हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता नगर जो है बसा हुआ है। ठीक है, चलिए। और कोलकाता का जो स्थापना है जो अब चाणक्य ने किया था, जो कि आपके इतिहास में भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। लाइन हटा दीजिए, लाइन फ्रॉम। चलिए, अब हम लोग जो है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो है निम्न नदियों, निम्न मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है गंदी नदी कौन है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। यानी यमुना जो है ये नदी जो है भारत की सबसे गंदी या प्रदूषित नदी है। और यमुना नदी के किनारे जो है जो भारत का जो प्रमुख शहर बसा हुआ है उसमें आपका आ जाएगा दिल्ली, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आगरा। इसको दिमाग में रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित नगर कौन हो गया? यमुना। सबसे प्रदूषित जो नदी है वो कौन सा हो गया? वो यमुना हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब कि नीचे जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का मतलब होता है एसिड रेन, यानी कि ऐसा बारिश जो कि होने से नुकसान हो जाता हो। तो सबसे ज्यादा एसिड रेन से जो नुकसान है वो नुकसान भारत के एक बिल्डिंग को है जिसका नाम है ताजमहल। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ताजमहल सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा से जो अगर नुकसान है तो किसको है? ताजमहल को, क्योंकि ताजमहल पूरी तरीके से खुला हुआ है और संगमरमर जो कि चमकीला एक पत्थर होता है उससे बना हुआ है, तो उसकी जो है खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, कह रहा है कि इसका जो पीछे जो है एक कारक को बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। यानी हमारे वातावरण में जो वायु प्रदूषण जो होता है उसमें जो धूल कण वगैरह सब होता है, तो वर्षा के साथ मिल करके जब वो बरसने लगता है तो क्या हो जाता है कि उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा यानी तो एसिड रेन उसको हम कहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उसका जो है ताजमहल को ही उससे होने वाला है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हीराकुंड परियोजना, यानी कि ये जो हीराकुंड परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट, हीराकुंड परियोजना जो है ये कह रहा है कि कौन से राज्य में है? तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, क्योंकि ओडिशा में ये जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध कहने का मतलब है बांध क्यों बनाया जाता है कि नदी के पानी को एक तरफ रोका जाता है, फिर पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है और वहां पर मशीन लगा करके बिजली प्राप्त किया जाता है। इसी को हम लोग जल विद्युत परियोजना भी बोल सकते हैं। और ये जो है महानदी पर बना हुआ बांध है। कौन सी नदी पर है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो महानदी पर। तो कहां पर है ये? ओडिशा में। किस राज्य में बच्चा? ओडिशा। और ओडिशा को इससे पहले उड़ीसा कहा जाता था और उससे पहले जो प्राचीन काल में उसको कलिंग कहा जाता है। ये वही कलिंग जिसका जो है युद्ध जो है अशोक ने किया था और उसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, यानी कि उसका पूरी तरीके से जो है दिल बदल गया था, इतना खुनारेजी जो वहां पर हुआ था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नमामि गंगे कार्यक्रम, यानी ये नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ना, कह रहा है कि किस नदी से संबंधित है। जब गंगे लगा हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। यानी भारत में जब सरकार बनी 2014 में, जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में, जब एनडीए की सरकार बनी तो इनका सबसे पहला प्लान ये था कि गंगा नदी को जो है स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। कारण ये है क्योंकि ये भारत की जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा को। अब भारत का जो है सबसे प्रदूषित नदी कौन है? यमुना। अभी हम बोले भी हैं भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। तो गंगा नदी सबसे पवित्र है, तो उसको और भी साफ सुथरा करने के लिए 2014 में जो एनडीए की सरकार बनी तो उसका ये प्रोजेक्ट था कि हम गंगा नदी को साफ करेंगे। उसके लिए एक परियोजना बनाया गया, एक कार्यक्रम बनाया गया जिसका नाम है नमामि गंगे। तो गंगा नदी को साफ करने के लिए किया गया, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे बहुत सारा जो इंडस्ट्री फैक्ट्री है जिसका जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है नदी में चला जाता है, जिस वजह से ये नदी साफ नहीं हो पाता है, ठीक है। वहां पर अगर सीवेज बना दिया जाएगा नदी के किनारे, मतलब जहां पर फैक्ट्री लगा रहता है उसके बाद जो जगह होता है नदी में जाने से पहले, उसको चौड़ा नाला बोलते हैं, जिसको सीवेज बोलते हैं। अगर बना दिया जाए तो सारा कचरा उसी नाला से होकर के वो मैदानी क्षेत्र में चला जाएगा और नदी साफ हो जाएगा।
तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, जो छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चा, कह रहा है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, हम लोग रहने वाले बिहार के ही हैं, ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार, हम कौन सी जनगणना की बात कर रहे हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर राज्य जो है, सॉरी, भारत का जो सबसे कम साक्षर राज्य है वो कौन सा है, अपना बिहार। अगर हम सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा केरल। हम ये कब का डाटा उठा रहे हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे भारत का जो है साक्षर राज्य कौन सा हो गया, केरल, और सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा हो गया, तो बिहार हो गया, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्न राज्यों, निम्न मतलब नीचे लिखे हुए जो राज्य हैं, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर बसा हुआ लोगों की आबादी की बात हो रही है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, तो कहा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको मैदानी क्षेत्र में मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो है आपको नदी भी बहती है और यहाँ की जो है मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। मैदानी क्षेत्र की जो है मृदा जो है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, जिस वजह से अधिकतर आबादी का जो है रोजी रोटी इस क्षेत्र में हो जाता है, पूरा हो जाता है। इस वजह से ज्यादातर भीड़ भाड़ आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन कम जनसंख्या घनत्व आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये 2011 का जो है डाटा है जनगणना का, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर मात्र यहाँ पर 17 लोग निवास करते हैं। कितने लोग निवास करते हैं, 17। और सबसे अधिक जनसंख्या का जो घनत्व है वो अपना बिहार में है। वो कहाँ बच्चा, अपने बिहार में, उतने ही जगह पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर, क्योंकि बिहार का पूरा क्षेत्र लगभग जो है आपको मैदानी है, तो यहाँ पर 1106 आदमी निवास करता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 17। ये कब का डाटा है, 2011 का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो गया, बिहार। उतना ही जगह पर कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 1106। कारण क्योंकि बिहार जो है मैदानी क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश जो है जंगली और पहाड़ी क्षेत्र है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है। पुरुष मतलब मेल हुआ है ना, जो लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं। प्रवास का मतलब होता है अपना जगह छोड़ करके दूसरे जगह जाना। तो इसमें ए नंबर पर आ रहा है शिक्षा। शिक्षा के लिए भी लोग अपना जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाता है। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेट, यानी कि लोग माइग्रेशन करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और रोजगार के लिए तो जाता ही है पुरुष, तो रोजगार के लिए अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य क्या बोलिएगा, अपना देश छोड़ करके दूसरे देश काम करने के लिए चला जाता है। व्यवसाय भी उसी में आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इसके सिलसिले में लोग जो है अपना क्षेत्र छोड़ करके क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, कहता है इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चा 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। इसका काम क्या है कि पूरे विश्व के जो देश हैं वो एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से व्यापार करे, और उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, और वेट वगैरह पर जो मामलात होता है, टैक्स पर जो बातें होती हैं, उसके लिए फैसला ये लेगा, ठीक है। और उसके बाद इससे इसका पुराना जो नाम था, उसका पुराना नाम था गैट, उसी का जो है नई तरीके से नामकरण किया गया या मॉडिफाइड किया गया, जिसका नाम रखा गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो कि 1 जनवरी 1995 को इसको जो है स्थापित किया गया था। चलते हैं हम लोग जो यहाँ पर इसके 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, यानी किसी धर्म से रिलेटेड है, वो कल्चरल टाउन की बात करेंगे। सबसे पहले आ गया यहाँ पर मक्का। मक्का जो है जो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कि अरब में है, ठीक है। और आ गया फिर जेरूसलम, ये जो है आपको यहूदी और ईसाई, ठीक है, यहूदी और उसके बाद जो है ईसाई से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहूदी और ईसाई से जुड़ा हुआ है, और ये जो है आपको इजराइल में है, ठीक है। और अगर हम बात करें वाराणसी की, ये अपने भारत में है, और ये जो है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों इसका जो है सांस्कृतिक नगर है, यानी कि धर्म से रिलेटेड ये स्थान है, पवित्र स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जगह का नाम है राउरकेला। जगह का नाम क्या है? राउरकेला। और ये जो जगह है बच्चा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र। इस्पात मतलब क्या होता है? इस्पात का मतलब होता है स्टील, यानी स्टील की जो फैक्ट्री है राउरकेला में, जो कि भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। चलिए, और ओडिशा का जो है प्राचीन नाम क्या बताए थे हम? कलिंग। और उसके बाद मध्यकाल में उसको क्या बोला जाता था? उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपका यहाँ पर टाटा कंपनी की बात आ गई, ठीक है। टाटा कंपनी, रतन टाटा जो जिनका अभी कुछ दिन पहले डेथ हुआ है, ये कंपनी से जुड़े हुए थे, उनके चेयरमैन थे। तो लौह इस्पात यानी कि आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। आयरन मतलब लोहा, स्टील मतलब इस्पात। तो कह रहा है कि ये संयंत्र कहां पर है? वो भी टाटा अगर जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहां पर है? झारखंड में, ठीक है। ये कहां पर है? झारखंड में। चलिए, इसका सही आंसर हो गया जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, और ये क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर, अब बताइए आप मैनचेस्टर क्या है? तो इंग्लैंड में एक स्थान है, इंग्लैंड में एक जगह है जो मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। मैनचेस्टर वहां पर एक शहर है इंग्लैंड में, और ये जो है सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। तो सूती वस्त्र के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कह रहा भारत का मैनचेस्टर कौन होगा? तो भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद अपना कहां पर है? तो ये गुजरात में है। ये अपने भारत के कहां पर है? तो ये भारत के गुजरात में है, ठीक है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये जो है साबरमती नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है? ये साबरमती नदी के किनारे है, और गांधी जी ने यहाँ पर अपना आश्रम भी बनाया था, ठीक है। तो चलिए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद। और मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। तो अहमदाबाद जो है अपना भारत का सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसको भारत का मैनचेस्टर कहा गया। अगला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है नई औद्योगिक नीति, ठीक है, या इसको नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है, ठीक। इसको जो है लागू करवाने की बात अगर हम करेंगे, तो इसको लागू करवाने की बात अगर हम करें, तो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था, जो कि अब स्वर्गीय भी हो गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन, ये जो है अपने भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जिस वक्त इन्होंने इसको लागू करवाया था, उस वक्त वो भारत में क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्या थे वो? वित्त मंत्री थे भारत के, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये जो साल था बच्चा, ये साल था 1991 का साल था, ठीक है। 1991 का साल था। और उन्होंने कहा कि दुनिया के देश अब भारत में आकर के व्यापार करें। अब सोचिए, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 से लेकर के 1991 तक दुनिया के देशों को भारत में व्यापार करने के लिए एकदम रोक लगा दिया गया था। और भारत के जो लोग थे वो खुद से भी अपना इंडस्ट्री वगैरह सब ज्यादा नहीं लगा पाते थे, वो रूल रेगुलेशन बहुत हार्ड था। दूसरे देश को इसलिए नहीं बुलाया जाता था क्योंकि याद कीजिए, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया था। इस वजह से भारत इतना डरा हुआ था कि 1991 तक जो है दूसरे देशों को भारत में आने नहीं दिया व्यापार करने के लिए। तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने नई औद्योगिक नीति या नहीं तो नई आर्थिक नीति लेकर के आए, है ना। और उसमें इन्होंने नियम दिया था, सबसे पहला नियम उसका था कि निजीकरण, यानी कि भारत के जो लोग पैसे वाले हैं वो क्या करेंगे? अपना पूंजी लगा करके फैक्ट्री लगाएंगे। उसके बाद उदारीकरण, यानी जो सामान हम लोग बनाएंगे, जो वस्तु यहाँ पर बनेगा, ठीक है, उदारीकरण, तो उसको दूसरे देश में भेजेंगे और दूसरे देश के साथ हमारा जो है ताल्लुकात जुड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये नियम दिया गया था उन्होंने ये नियम दिया था, निजीकरण, उदारीकरण और फिर वैश्वीकरण। उसके बाद हमारे देश का व्यापार बहुत ही आसान हो गया। हमारे देश में जो बिजनेसमैन लोग जो अभी नजर आ रहे हैं, पैसे वाले लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपना इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी खोला, दूसरे देशों के साथ व्यापार किया, समझौता हुआ, दूसरा देश वाला भी भारत व्यापार करने के लिए आया। उसके बाद से हमारा देश का हालात बेहतर होने लग गया। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है नीति आयोग, है ना। भारत का ये क्या है? कौन सा आयोग है? नीति आयोग। इसको जो है थिंक टैंक भी कहा जाता है, इसको भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है भारत में योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया। किसके स्थान पर लाया गया? योजना आयोग। अगर हम योजना आयोग की बात करेंगे तो इसको जो है स्थापित किया गया था 15 मार्च 1950 को। इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग को जो स्थापित किया गया, ये क्या गया? नीति आयोग जो स्थापित हुआ, इसके स्थान पर 1 जनवरी, ठीक है, इसको जो स्थापित किया गया वो किया गया 1
1 जनवरी 2015 को। यानी कि नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग और इसको लागू किया गया था 15 मार्च 1950 को और इसको इसके जगह पर अब लाया गया नीति आयोग जिसको कहा जाता है थिंक टैंक और ये जो लागू किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मोदी जी हैं और अब तक मोदी जी ही बने हुए हैं। चलिए अब हम लोग योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। अब यहां पर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है, तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है। देखिए बच्चा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप की, है ना, प्राथमिक क्रियाकलाप की अगर हम बात करेंगे तो कहता है प्राथमिक क्रियाकलाप से या प्राथमिक क्षेत्र से कौन जुड़ा हुआ रहता है? तो कहता है कि किसी भी देश में ज्यादातर लोग जिस काम से जुड़े हुए रहते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो भारत तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है कृषि से जुड़े हुए रहेंगे, तो भारत का जो है प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाएगा? कृषि कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा बच्चा? कृषि यानी एग्रीकल्चर। और खेती के साथ साथ लोग जो है पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, आखेट यानी कि शिकार भी करते हैं, अब तो बैन कर दिया गया है। उसके बाद खनन यानी खुदाई भी करते हैं जो पठारी क्षेत्र में है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें की जाती है द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा नंबर पर आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, है ना, द्वितीयक क्षेत्र आ जाएगा। और द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका उद्योग आ जाएगा। यानी कि जो चीज हम खेत में उपजाएंगे उससे क्या करेंगे? उद्योग। जैसे हमने गन्ना उपजाया तो उससे हमने चीनी मिल स्थापित किया, हमने कपास उपजाया उससे हमने सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया, हमने जो है जूट उपजाया उससे जो है हम जो है जूट उद्योग स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा तीसरा नंबर पर आ जाएगा तृतीयक क्रिया, है ना। क्या आ जाएगा? तृतीयक क्रिया या तृतीयक क्षेत्र एक ही चीज होता है। तो ये आ जाएगा आपका सेवा वाला क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो गया बेटा? ये हो गया सेवा वाला क्षेत्र यानी सर्विस देने वाला क्षेत्र। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? परिवहन, ये भी तो सर्विस दिया जाता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कोई गाड़ी वाला, है ना, कोई ड्राइवर। संचार यानी कम्युनिकेशन, यानी एक जगह की बात दूसरे जगह तक तो पहुंचती है। सेवाएं, सेवा तो इसमें आ ही गया, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 17 नंबर क्वेश्चन है। इसका नाम है कि जिसको कह रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष। यानी कि जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत में जनगणना का मतलब होता है लोगों की गिनती। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1872 में हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये सफल नहीं हो पाया था, इसको हम असफल ही बोलेंगे क्योंकि सारा डाटा नहीं आ पाया था, है ना। उसके बाद हुआ था 1881 में, तो ये जो है सफल हो गया था, ये सफल हो गया था। और जब ये सफल हुआ था तो इसको जो है दशकीय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दशकीय। यानी इसके बाद जो है हर 10-10 साल पर जो है जनगणना किया जाने लगा। तो कहता है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक जो वर्ष है वो हो जाएगा 1921। यानी 1921 से पहले भारत का जनगणना या भारत की जो है जनसंख्या उतना स्पीड में नहीं बढ़ रही थी, लेकिन 1921 के बाद जो है इलाज वगैरह आ गया, लोगों का इलाज होने लगा, लोग एक्टिव हो गए, जागरूक हो गए, है ना। मृत्यु दर थोड़ा सा कम हो गया, जन्म दर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ 1921 के बाद जो है भारत में जो जनसंख्या बढ़ा, अब तो और भी बढ़ता ही जा रहा है, जो विस्फोटक गति से बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि हम विश्व में अब हम लोग जो है प्रथम स्थान पर 2023 का विश्व का एक रिपोर्ट है उसके अनुसार आ चुके हैं। तो 1921 इसका सही आंसर होगा कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921। इसके बाद भारत में जनसंख्या बढ़ने लग गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक यानी इसका फाउंडर कौन है? मानव भूगोल, है ना। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रेडजे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडजे। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? अब अगर हम एशिया की बात करें तो एक महाद्वीप का नाम है ये, महादेश जिसको हम बोलते हैं कंटिनेंट। तो दुनिया में कितने महादेश हैं? तो दुनिया में 7 महादेश हैं। ठीक है, उसमें जो है सबसे बड़ा महादेश कौन सा हो गया? तो 1 नंबर पर आ जाता है एशिया। ठीक है, और 7वां नंबर पर कौन आ जाएगा? अंटार्कटिका आ जाएगा, है ना। क्षेत्रफल में अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि दुनिया का जो है कितना प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। अब 40% में पूरा दुनिया का आबादी है, बताइए। सोचने वाली बात यह है कि अब 60% इसलिए क्योंकि एशिया में 2 महान देश रहता है, एक का नाम है आपको चीन और एक का नाम है भारत। इन दोनों का पॉपुलेशन इतना है कि एशिया के जनसंख्या को यही दोनों देश बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महादेश है तो वो एशिया है, और पूरे विश्व का 60% जनसंख्या जो है एशिया महादेश में निवास करती है। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 20, हम लोगों ने 25 क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया है, देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्न में से कौन खनन नगर है? खनन नगर नहीं है, खनन नगर नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले। खनन मतलब कि खुदाई करके जो हम लोग खनिज वगैरह निकालते हैं। तो अगर झरिया की बात करें तो ये खनन नगर है, क्योंकि यहाँ से जो है कोयला निकाला जाता है, ठीक है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है खुदाई करके। और ये कहाँ पर है बच्चा? ये है अपना झारखंड में है, ठीक है। अगर हम रानीगंज की बात करें तो ये भी खनन नगर है, और ये जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। इसका कुछ क्षेत्र जो है आपको झारखंड में भी पड़ता है ना। चलिए, अगर आप बात हम करें, या इसको झारखंड भी आप लिख सकते हैं, खेतरी। ये जो खेतरी जो है, यहाँ से तांबा की ये होती है, खनन होती है। और ये जो है कहाँ पर है खेतरी? तो ये है राजस्थान में है। सबसे अधिक तांबा का जो है यहीं से ये होता है, राजस्थान में है। लेकिन पटना की बात करें तो ये जो है खनन नगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ पठार उस तरह का नहीं है जो कि खुदाई करके यहाँ से कोई खनिज निकाला जाएगा। तो सही आंसर हो गया पटना। चलते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? अगर हम फसल की बात करें तो ये ऋतु फसल की बात करें तो सबसे पहला नंबर पर हो जाएगा आपका रबी फसल, ठीक है, रबी। दूसरा पर हो जाएगा, रबी फसल के बाद हम लोग दूसरा पर चलेंगे, जिसको बोला जाता है खरीफ फसल, है ना, खरीफ। और इसके बीच में जो समय बचता है जिसमें कि सब्जी वगैरह की खेती होती है ना, और या फल वगैरह की, ऐसी फल ऐसी सब्जी जिसमें कि पानी की मात्रा अधिक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जायद। क्या बोलते हैं? जायद फसल। अब यहाँ पर कह रहा है कि रबी फसल की जो है बुआई कब होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, और उसके बाद जो इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, यानी कि इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चावल उत्पादक में, यानी कि चावल का सबसे अधिक जो उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, या अग्रणीय राज्य यानी कि सबसे एडवांस राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है चावल की खेती भारत में सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ के जो है राजकीय जो भोजन है वो है चावल और माछ। चावल और माछ मतलब कि यहाँ मछली भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये लोग जो है समुद्र के किनारे भी हैं, है ना, और उसके बाद जो हुगली नदी के भी किनारे हैं, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे भी हैं, तो मछली अवेलेबल हो जाता है। चावल इसके यहाँ सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ के राज्य के जो डिश है वो है चावल और माछ, है ना। हमारे बिहार का जो है वो है लिट्टी चोखा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा जो 23 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कपास जो होता है, कॉटन होता है, इससे हम लोग सूती कपड़ा, सूती वस्त्र बनाते हैं। तो कहता है कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गुजरात। देखिए बच्चा, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र भी अगर ऑप्शन में रहा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भारत में काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। तो कह रहा है काली मृदा पाई जाती है। तो अगर हम बात करें कि काली मृदा में कौन से फसल होती है अधिकतर, तो कपास होती है, इसलिए काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, काली कपासी मृदा भी इसको कहा जाता है। और ये भारत के गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है कपास की खेती अधिक होती है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र का उद्योग ज्यादातर देखने को आपको मिलेगा, जैसे अहमदाबाद, सूरत, है ना। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी पर यानी कि हमारे जमीन पर कुल जल का यानी टोटल जो पानी है उसका कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, यानी कि पीने योग्य है, यानी मृदु जल है, मीठा पानी है ना, पीने योग्य पानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3%। इसमें जो है कुछ पानी आपको जो है पहाड़ों पर भी है जो ग्लेशियर के रूप में है ना, और ज्यादातर अधिकतर पानी जो है जमीन के नीचे में है जिसको भूमिगत जल बोलते हैं। तो यही पानी है जिसका कि हम लोग पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलवणीय है यानी कि मीठा जल है। अब देखिए, इस पानी को भी लोग ज्यादातर बर्बाद कर रहे हैं, कोई मोटर से पानी चला करके गिरा देते हैं, पंप सेट से भी यही पानी खेतों में पहुंचाया जा रहा है। इसलिए इस पानी का जो है सुरक्षा करने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी। अब बाकी 97% जो पानी है वो जो है आपको समुद्र में खारा पानी के रूप में यानी लवणीय पानी के रूप में मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3%। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन क्या होता है? देखिए, जब समुद्री और नदी वाले क्षेत्र से जब व्यापार किया जाता है तो वहां पर नाव और पानी वाली जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर नाव और पानी वाला जहाज रुकता है उसको बोलते हैं बंदरगाह, और उसके बगल में गोदाम बनाया जाता है सामान को, वस्तुओं को लोड और अनलोड करने के लिए, उसको बोला जाता है पत्तन। तो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो ये जो है मुंबई में है ये पत्तन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई।
ठीक है, ये आज के लिए 25 क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हमने इसके ऑप्शंस पर भी चर्चा किया है, बहुत सारे क्वेश्चन आपका इससे हल हो जाएंगे, एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जो है इसके अगले सब्जेक्ट का और भी क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।